Hello everyone. Today we will discuss a topic of cell division under biology. इम्पोर्टेंट है, हर जगह काम आता है, जैसे जेनेटिक्स में भी। तो आज इसको देखते हैं हम लोग। तो every organisms which we see in our surrounding like elephant, human beings, dog have started its life from single celled zygote. Now the question arises that how the organisms which we see in our surrounding like human beings, elephants, such vast organisms has been formed from a single celled organisms. How a single celled zygote comprises those millions or trillions of cells. The answer is cell division. सेल डिवीजन के थ्रू वो जो सिंगल सेल्ड जाइगोट था वो डिवाइड किया, डिवाइड के थ्रू वो मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ सेल्स बना। सेल्स टिश्यू में स्पेशलाइज्ड हुआ, टिश्यू स्पेशलाइज्ड इनटू ऑर्गन्स कंपोज्ड और मेनी ऑर्गन्स कंपोज्ड ऑर्गन सिस्टम एंड that form a complete organisms like human beings, elephant and all those which we see in our surroundings. अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं सेल साइकिल। सेल साइकिल क्या होता है? सेल साइकिल इज सिंपली द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बिटवीन टू सक्सेसिव सेल डिवीजन। दो सक्सेसिव सेल डिवीजन के बीच में जो इवेंट्स होते हैं सेल के अंदर, उसको बोलते हैं हम लोग सेल साइकिल। साइकिल मतलब कंटिन्यूअस प्रोसेस, एक के बाद फिर रिपीटेशन, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेल साइकिल। अब जब हम लोग सेल्स व्हेन वी ऑब्जर्व ए सेल अंडर माइक्रोस्कोप, वी फाइंड certain specific events at a particular time, and on the behalf of that particular events at that particular time, we have classified a cell cycle or cell division into some specific event। देख, सेल साइकिल तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ऐसा होता नहीं है कि अभी कुछ प्रोसेस हुआ फिर रुक गया, फिर कुछ देर बाद फिर कुछ प्रोसेस हुआ, ऐसा नहीं। तो कुछ स्पेसिफिक इवेंट्स के थ्रू जो हम लोग को माइक्रोस्कोप पे दिखता है कि हाँ ये एक पर्टिकुलर इवेंट अभी हो रहा है, ये पर्टिकुलर इवेंट अभी हो रहा है, तो उसके बेसिस पर हमने सेल डिवीजन सेल साइकिल को कुछ इवेंट्स में डिवाइड कर दिया है। अब उसको हम लोग देखते हैं, जैसे G1 S G2 M। ये सेल साइकिल में क्या होता है कि जो सेल है, सेल अभी डिवाइड किया, फिर नेक्स्ट डिवीजन किया, तो ये दो डिवीजन के बीच में जो इवेंट्स हुए उनको बोला जाता है हमारा सेल साइकिल। अब हम लोग इसको डायग्रामेटिक पढ़ते हैं, जैसे कि G1 S G2 प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस। ये तो हो गया हमारा एम फेज, और ये हो गया हमारा इंटरफेज। ये हो गया हमारा इंटरफेज। तो आज हम लोग बेसिकली माइटोसिस पढ़ेंगे और नेक्स्ट दिन हम लोग मियोसिस पढ़ेंगे। तो माइटोसिस और मियोसिस में तो ये वाला पार्ट तो कॉमन होगा, इंटरफेज तो सेम ही होगा, ये चीज थोड़ा सा चेंज होगा माइटोसिस और मियोसिस में। तो आज हम लोग इंटरफेस में देख लेते हैं G1 S G2। तो पहले ये जो है, अब डायग्राम से आपको पता चल रहा होगा कि ये जो इवेंट है, इंटरफेस का जो इवेंट है वो ज्यादा है, मियोसिस का जो ड्यूरेशन ऑफ इवेंट से कम है। ऐसे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इट हैज बीन रिटन इन द एनसीईआरटी दैट 95% ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल इज इंटरफेस एंड एम फेज लास्ट ओनली फॉर 5%। अगर हम अपने सेल्स की बात करें तो 20 our cell divide at an interval of 24 hours. So if we calculate this as a 5%, then only half an hour M phase lasts, and about 23 hours this interphase lasts. अब हम लोग इंटरफेस के बारे में बात करें तो पहले इंटरफेस को रेस्टिंग स्टेज माना जाता था। ऐसा लगता था कि इंटरफेस में सेल्स रेस्ट करते हैं, उनमें कोई स्पेसिफिक मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऐसा कुछ बहुत वास्ट होता नहीं, इसलिए उसको रेस्टिंग स्टेज बोल दिया गया था। लेकिन अभी ऐसा पता चला है, नाउ वी हैव नोन दैट इंटरफेस इज नॉट ए रेस्टिंग स्टेज। इनफैक्ट द इंटरफेस सेल अंडरगोज प्रिपरेशन फॉर नेक्स्ट डिवीजन। सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है, अपने अंदर इवेंट्स होते हैं सेल के अंदर ताकि वो सेल डिवाइड कर सके। तो सेल अंडरगो प्रिपरेशन इन दिस इंटरफेस एंड एम फेज इज द एक्चुअल माइटोसिस और एक्चुअल डिवीजन फेज। एम फेज इज एक्चुअल डिवीजन फेज। अब इंटरफेस जो है हमारा लॉन्गेस्ट फेज है, यहाँ से दिखाई दे रहा है कि आपको ये वाला जो ड्यूरेशन है ये लॉन्गेस्ट फेज है। इट लास्ट फॉर 95% ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल। इंटरफेस में सेल डिवीजन के लिए अपने अंदर प्रिपरेशन करता है। सेल prepares itself in interface for division.
तो उसके लिए आरएनए सिंथेसिस करना पड़ता है, एटीपी सिंथेसिस करना पड़ता है एनर्जी के लिए। सेल ग्रोथ एंड एटीपी सिंथेसिस, न्यू सेल ऑर्गेनल्स आर फॉर्म्ड। देखिए अगर सेल को डिवाइड करना है, अगर पेरेंट सेल में ऑर्गेनल्स हैं और उसको डिवाइड करके डॉटर सेल्स बनाना, तो डॉटर सेल्स के लिए भी तो ऑर्गेनल्स हैव टू बी फॉर्म्ड इन द parent cell so that those organelles can be transferred to the daughter cells. Initially considered resting phase, but now it is not considered resting phase. In fact, the cell undergo preparation for division in interphase, and end phase is actual dividing phase. अब इंटरफेस के बाद हम लोग, अब देखिए इंटरफेस में G1 S G2 तीनों मिलाकर इंटरफेस बोला जाता है। तो अब हम लोग स्पेसिफिकली पढ़ेंगे G1 S G2 फेस। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं G1 फेस। इंटरफेस के अंदर G1 S G2 आता है। तो आज हम लोग पढ़ते हैं, अभी हम लोग पढ़ते हैं G1 फेस, इसके बाद S फेस, फिर G2 फेस। तो G1 फेस, G मतलब ग्रोथ। तो जो हम लोग इंटरफेस में पढ़े, बेसिकली सेम चीज इसमें चलता है, जैसे कि हमारा जीवन में सेल अंडरगो ग्रोथ प्रोसेस, आरएनए सिंथेसिस टेक्स प्लेस, एटीपी सिंथेसिस टेक्स प्लेस, सेल ऑर्गेनल्स डुप्लीकेट, सेल ऑर्गेनल्स का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि हमारा सेल ऑर्गेनल माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड, अगर प्लांट सेल है तो प्लास्टिड है। इसके बाद है हमारा और भी जो ऑर्गेनल्स हैं हमारे शरीर में, जैसे गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम्स और ईआर, तो इन सब का डुप्लीकेशन होता है जीवन फेज में। इसके बाद हम लोग आते हैं एस फेज में। एस फेज मतलब सिंथेसिस फेज। यहाँ पर क्या होता है कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं, क्रोमोसोम्स का अमाउंट डबल होता है, क्रोमोसोम नंबर डबल नहीं होता है, क्रोमोसोम का अमाउंट डबल होता है। डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, एस फेज में डीएनए का डुप्लीकेशन होता है। जो डीएनए पर सेल अगर मान लीजिए आप 2 पिकोग्राम था, तो आफ्टर एस फेज इट विल बी 4 पिकोग्राम। मतलब एस फेज में क्या होता है कि डीएनए का डुप्लीकेशन होता है। अब मैं आपको एक कंसेप्चुअल चीज बताता हूं, जैसे कि ये क्रोमोसोम्स है, ये एक क्रोमोसोम है, ये वन क्रोमोसोम इक्विवेलेंट टू वन। देखिए ये है एक क्रोमेटिड, इसको ऐसे लिखते हैं, एक क्रोमेटिड है ये, इसको पहले ऐसे लिखते हैं, वन क्रोमेटिड इक्विवेलेंट टू वन क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमोसोम हम लोग कैसे पता करते हैं कि एक क्रोमोसोम है, 2 क्रोमोसोम है? हाउ डू वी डिसाइड इट इज ए 1 क्रोमोसोम और 2 क्रोमोसोम? ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्राइमरी कंस्ट्रक्शन दैट इज सेंट्रोमियर। ये कितना क्रोमोसोम है? ये भी एक ही क्रोमोसोम है, लेकिन इसके ये 2 क्रोमेटिड से मिलकर बना है। तो दिस टू क्रोमेटिड इक्विवेलेंट टू 1 क्रोमोसोम, 1 क्रोमेटिड इक्विवेलेंट टू 1 क्रोमोसोम, 2 क्रोमेटिड इक्विवेलेंट टू 1 क्रोमोसोम। हम लोग कैसे पता करेंगे कि क्रोमोसोम 1 है या 2 है? तो मैंने आपको बोला कि आपको प्राइमरी कंस्ट्रक्शन से पता चलेगा। जो यहाँ पर सेंट्रोमियर है, यहाँ पर भी सेंट्रोमियर 1 है, यहाँ पर भी सेंट्रोमियर 1 है, तो एक सेंट्रोमियर तो 1 क्रोमोसोम, यहाँ भी एक सेंट्रोमियर है, इसलिए 1 क्रोमोसोम है। लेकिन इसके 2 आर्म्स है, तो ये हो गया हमारा 2 क्रोमेटिड से मिलकर बना है, लेकिन एक क्रोमोसोम है, ये 1 क्रोमेटिड से है, तो 1 क्रोमोसोम। अब जीवन में जो हमारा क्रोमोसोम होता है वो ऐसा होता है, लेकिन G2 में आने के बाद ये जो है ये तो यहाँ पर डीएनए होगा आपका, लीनियर में डीएनए इस तरह, तो यहाँ पर डीएनए का डुप्लीकेशन होता है। डीएनए का डुप्लीकेशन होगा तो आपका ये जो पहले क्रोमोसोम 1 था 1 क्रोमेटिड वाला, अब ये बन जाएगा 1 क्रोमोसोम 2 क्रोमेटिड वाला, ये डुप्लीकेट होकर एक और बन जाएगा, तो ऐसा बन जाएगा। ओके, इसके बाद एस फेज में हमारा सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है।
सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है। सेंट्रियोल वैसे ही सिलिया फ्लैजिला का ही जैसा ही स्ट्रक्चर होता है, सिर्फ उसमें प्रोटीनेशियस हब होते हैं सेंट्रल में, और वो डुप्लीकेट ना होकर ट्रिपलेट होता है। बाकी उसके स्ट्रक्चर में अभी नहीं जाते हैं, तो फिर सेंट्रियोल्स का डुप्लीकेशन होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स का रीऑर्गेनाइजेशन होता है टू फॉर्म स्पिंडल फाइबर। इसके बाद हम लोग जाते हैं G2 फेज में। G2 फेज में भी ग्रोथ फॉर्मेशन होता है, आरएनए सिंथेसिस होता है। G2 फेज में G2 मतलब यहाँ पर भी ग्रोथ है, तो ग्रोथ होगा, आरएनए सिंथेसिस होगा सेल में। इसके बाद G2 फेज में एक इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स का डुप्लीकेशन होता है। बाकी जो ऑर्गेनल्स थे वहां उसका तो डुप्लीकेशन हो गया G1 फेज में, ऑल अदर रिमेनिंग ऑर्गेनल्स हैज बीन डुप्लीकेटेड इन द G1 फेज, बट सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स will be duplicated in G2 फेज। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड है, ये सेमी ऑटोनोमस क्यों होते हैं? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो पहले जो ब्लू ग्रीन अलगी हुआ करते थे वो प्लांट के साथ सिम्बायोसिस में आ गए, आ गए, और वो अब धीरे धीरे इन द टाइम ऑफ इवोल्यूशनरी कोर्स में क्या हुआ कि उनके साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो गया। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में जो हमारा जो राइबोसोम्स मिलते हैं वो प्रोकैरियोटिक वाले मिलते हैं, 70S मिलते हैं, हमारे 80S वाले नहीं मिलते हैं। तो और वो जो माइटोकॉन्ड्रिया और जो प्लास्टिड है वो किसी और से डुप्लीकेट होकर नहीं बनते हैं। जैसे बैक्टीरिया फिशन के थ्रू डिवाइड करता है, तो वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड भी फिशन के थ्रू ही डिवाइड करते हैं। तो इसीलिए उनको बोला जाता है सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनिजम्स, एंड दैट सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनिजम्स विल बी डुप्लीकेटेड इन G2 फेज। अब हम लोग आते हैं M फेज में, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। तो इनको पढ़ने से पहले मैं आपको इनका ओवरऑल व्यू दे देता हूँ, फिर स्ट्रक्चर मतलब स्पेसिफिक में पढ़ेंगे। तो पहले हमारा प्रोफेज में क्या होगा कि क्रोमोसोम्स का कंडेंसेशन होगा। कंडेंसेशन रिएक्शंस पढ़ते हैं हम लोग, स्टडी कंडेंसेशन रिएक्शन मींस टू बॉन्ड्स विल बी फॉर्म्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ वाटर लॉस, डिहाइड्रेशन एक्टिविटी। तो यहाँ पर क्या, अब यहाँ पर तो कोई बॉन्ड बन नहीं रहा है, तो कंडेंसेशन रिएक्शन मतलब वाटर का डिहाइड्रेशन ऑफ वाटर विल टेक प्लेस। अब किसी चीज में अगर पानी मिला रहता है वो तो थिन रहता है, तो जैसे अगर पानी अगर कहीं से लूज करता है तो वो थिक स्ट्रक्चर बनने लगता है। क्रोमोसोम्स हमारा जो सेल में जो न्यूक्लियस में जो हमारा डीएनए मटेरियल होता है, जो हमारा क्रोमोसोम्स, वो क्रोमोसोम्स के फॉर्म में नहीं रहता, वो क्रोमेटिन के फॉर्म में रहता है। जब सेल को डिवाइड करना होता है तब वो फिर क्रोमोसोम्स में आता है, और वो क्रोमोसोम्स कब बनता है? डिहाइड्रेशन एक्टिविटी से। जब पानी का लॉस होता है तब वो क्रोमोसोम्स बनना शुरू होता है। तो प्रोफेज में क्या होगा कि कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स विल टेक प्लेस। आफ्टर दैट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विल स्टार्ट डिसइंटीग्रेट। आफ्टर दैट ER, endoplasmic reticulum, Golgi, these all organelles will start disappearing. इसके बाद हम लोग चलते हैं मेटाफेज। अब देखिए यहाँ पर कोई क्लियर कट डिवीजन नहीं है कि ऐसा हो गया तब फिर मेटाफेज शुरू होगा, फिर ऐसा हो गया तो फिर एनाफेज शुरू होगा, फिर ऐसा हो गया तो टेलोफेज शुरू होगा, ऐसा नहीं है। दैट इज नॉट द केस। We have divided these phases so that we can easily study all those events in a systematic way. But cell cycle is a continuous process. It will not stop after one event and after that it will restart for next event. This is not like that. After prophase it is metaphase. Metaphase starts with complete disintegration of nuclear membrane. जब nuclear membrane complete disintegrate हो जाएगा तब metaphase शुरू होगा। अब मेटाफेज में क्या होगा, जो हमारे जो क्रोमोसोम्स थे वो एक पार्टिकुलर लाइन पर अरेंज हो जाएंगे। जो हमारे शरीर में 41 सेल में 46 क्रोमोसोम्स है, सोमेटिक सेल्स में 46 क्रोमोसोम्स है, और माइटोसिस मेनली सोमेटिक सेल्स ही देते हैं। कभी कभी हैप्लॉइड सेल्स भी देते हैं माइटोसिस। कोई प्लांट में अगर स्पोर बनाना है और बहुत सारा, अगर कोई प्लांट हैप्लॉन्टिक है तो उसमें माइटोसिस होगा, मेयोसिस हो नहीं सकता है। तो अभी हम लोग बात करते हैं सोमेटिक सेल्स में, हम अपनी बात करते हैं। तो हमारे 46 क्रोमोसोम्स है, तो 46 क्रोमोसोम एक पार्टिकुलर इक्वेटर लाइन पे अरेंज हो जाएंगे। कैसे अरेंज हो जाएंगे कि दो पोल्स पर हमारा सेंट्रियोल होगा और उसके चारों ओर स्पिंडल फाइबर्स निकलेंगे।
स्पिंडल फाइबर्स निकलेंगे और वो 46 क्रोमोसोम्स के काइनेटोकोर से अटैच हो जाएंगे। इस वाले पोल से क्रोमोसोम्स की काइनेटोकोर से अरेंज हो जाएंगे, 46 क्रोमोसोम्स के काइनेटोकोर से अरेंज हो जाएंगे, और नीचे वाले पोल से 46 क्रोमोसोम्स के जो काइनेटोकोर है उससे हमारा स्पिंडल फाइबर्स अटैच हो जाएगा। अब ये हो गया हमारा मेटाफेजिक प्लेट। अब क्या होगा एनाफेज में, ये जो हमारा जो सेंट्रोमियर था, ये सेंट्रोमियर ये जो सेंट्रोमियर है ये हमारा स्प्लिट कर जाएगा। ये सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाएगा तो हमारा क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएगा, मैंने बोला था कि एक क्रोमेटिड बराबर 1 क्रोमोसोम और 2 क्रोमेटिड बराबर 1 क्रोमोसोम। अभी 1 क्रोमेटिड अभी 2 क्रोमेटिड बराबर 1 क्रोमोसोम है। तो एनाफेज में जैसे ही ये जो क्रोमेटिड स्प्लिट होंगे, जो सेंट्रोमियर स्प्लिट होंगे, तो क्या हो जाएगा कि 1 क्रोमेटिड बराबर 1 क्रोमोसोम हो जाएंगे, तो वहां पर क्रोमोसोम नंबर डबल हो जाएगा। एनाफेज में पर सेल क्रोमोसोम नंबर डबल आफ्टर द स्प्लिटिंग ऑफ दिस सेंट्रोमियर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि एनाफेज में जो हमारा जो सेंट्रोमियर स्प्लिट हुए तो क्रोमेटिड्स ऊपर जाने लगेंगे, पोल्स की तरफ जाने लगेंगे, पोल्स की तरफ, क्योंकि उनको उन जो काइनेटोकोरिक स्पिंडल थे वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगेंगे। तो वो जो हमारे जो बने जो हमारे जो क्रोमेटिड्स बने वो ऊपर की तरफ, पोल्स की तरफ शिफ्ट होने लगेंगे। इसके बाद प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज। टेलोफेज इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ प्रोफेज। ऑपोजिट इन द सेंस दैट इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का रीअपीयरेंस होना शुरू हो जाएगा। एक देखिए, जैसे ही जब हमारा मेटाफेज था, मेटाफेजिक प्लेट था, इस 46 क्रोमोसोम थे। एनाफेज में क्या हुआ, मान लीजिए ये हमारा यहाँ पर जुड़ा हुआ है सेंट्रोमियर, प्राइमरी सेंट्रोमियर है। एनाफेज में क्या होगा, ये स्प्लिट हो जाएगा। स्प्लिट हुआ तो यहाँ अब हो जाएगा हमारा 2 क्रोमेटिड्स बराबर 2 क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम्स नंबर डबल हो गए। अब ये ऊपर पोल की तरफ बढ़ना शुरू कर देंगे। तो अभी हमारा एक ऊपर पोल में है, नीचे पोल है। अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपीयरेंस होना शुरू हो जाएगा। टेलोफेज में जो हमारे जो सेल ऑर्गेनल्स जो हमारे प्रोफेज में जो थे, हमारे जो डिसइंटीग्रेट हो गए थे, वो फिर से रीअपीयरेंस होना शुरू कर देंगे। प्रोफेज में हमारा जो क्रोमोसोम्स कंडेंस हुआ था वो फिर डीकंडेंस होने लगेगा। कंडेंस हुआ था वाटर डिहाइड्रेशन एक्टिविटी से, तो डीकंडेंसेशन मतलब जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा। तो टेलोफेज हो जाएगा हमारा जस्ट ऑपोजिट ऑफ प्रोफेज। इसके बाद होगा हमारा साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मतलब अब सेल का डिवीजन होगा। तो प्लांट सेल में सेंट्रीफ्यूगल होता है और एनिमल सेल में एक कॉन्ट्रैक्टाइल। सेल तो हमारा 3D स्ट्रक्चर है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर, तो एक कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बनेगा। कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग चारों ओर से खींचेगा और इसको बीच से 2 सेल में डिवाइड हो जाएगा। तो एनाफेज तक तो क्रोमोसोम नंबर हमारा डबल हो गया था। जैसे ही साइटोकाइनेसिस हुआ तो फिर 46 क्रोमोसोम्स आ गए। तो हमारा जीवन में ऐसा था, एक क्रोमोसोम, G2 में ऐसा हुआ, और फिर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज में फिर ऐसा हो गया, पर सेल क्रोमोसोम नंबर डबल हो गया। एनाफेज, टेलोफेज, फिर साइटोकाइनेसिस में एक सेल के पास ऐसे ये चला गया। तो एक 46 क्रोमोसोम से शुरू किए थे, पर सेल 46 क्रोमोसोम्स मिल जाएंगे। तो हमारा यहाँ पर क्रोमोसोम्स नंबर क्या हो गया, मेंटेन हो गया, रिटेन हो गया। यहाँ पर क्रोमोसोम्स नंबर रिड्यूस नहीं हुआ, 46 से शुरू किए थे 46 मिले। तो मैंने ये आपको ओवरऑल व्यू बता दिया कि जो ये एम फेज होगा वो कैसा होगा। चलिए इसको शॉर्ट में डिस्कस करते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, शॉर्ट में डिस्कस करते हैं। लेट्स डिस्कस इट इन ए शॉर्ट। प्रोफेज, यहां पर क्या होगा, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स होगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया दैट आई हैव टोल्ड यू दैट कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स विल टेक प्लेस इन प्रोफेज। आफ्टर दैट द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ER, Golgi complex will start disintegrate. Other organelles will disappear in the cell. Nuclear membrane start disappearing, and condensation of chromosomes will take place in prophase. Metaphase. Metaphase is thought to start when the
डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कंप्लीटेड। इसमें क्या होगा कि न्यूक्लियोलस ये सब वगैरह भी डिसअपियर हो जाएंगे। जब जब कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स होगा तो ऑब्वियसली न्यूक्लियोलस भी नहीं बचेंगे। इसके बाद मेटाफेज में क्या होगा कि जो हमारा जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जब कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट हो जाएगा तब मेटाफेज स्टार्ट होगा। अब मेटाफेज में क्या होगा, प्रोफेज में पहले प्रोफेज में एक चीज छूट गया कि प्रोफेज में जो जो हमारा ये एक सेल है। अब यहाँ पर तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह सब डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाएंगे और जो हमारे जो हमारे जो सेंट्रियोल्स थे, सेंट्रियोल्स हमेशा परपेंडिकुलरली डुप्लीकेट होते हैं। जैसे मान लीजिए एक सेंट्रियोल है तो अगर ये इसको डुप्लीकेट होना है तो ये ऐसे होगा। ये सेंट्रियोल है, ये सेंट्रियोल है, अगर इसको डुप्लीकेट होना है तो ये इसके परपेंडिकुलर में, मतलब जो न्यू सेंट्रियोल बनेगा वो उसके परपेंडिकुलर, न्यू सेंट्रियोल विल बी फाउंड परपेंडिकुलर टू इट्स पेरेंट। तो सेंट्रियोल्स ऑपोजिट, सेंट्रियोल्स का तो डुप्लीकेशन हो गया था हमारे एस फेज में, तो सेंट्रियोल्स हमारे जो है वो ऑपोजिट पोल में जाना शुरू कर देंगे। ये सेंट्रियोल्स जो है एक ऑपोजिट पोल में जाना शुरू कर देंगे, मतलब लगभग ऐसे पहुंच जाएंगे एस फेज में। अब क्या है कि जो हमारे जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो रीऑर्गेनाइज होकर स्पिंडल फाइबर्स बन जाएंगे, एस्टर्स यहाँ पर बन जाएंगे। अब चलते हैं मेटाफेज में। मेटाफेज में क्या होगा, what happens in metaphase is marked by complete disintegration of nuclear membrane। अब तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बचा नहीं। अब क्या होगा, जो हमारे जो 46 क्रोमोसोम्स थे, मान लीजिए ये क्रोमोसोम एस फेज में डुप्लीकेट होने के बाद हमारा 2 क्रोमेटिड्स 1 क्रोमोसोम के बराबर हो गया। अभी मैंने 3 क्रोमोसोम बनाए हैं। अब यहाँ पर हमारा सेंट्रियोल्स है ऑपोजिट पोल्स पर, और यहाँ पर माइक्रोट्यूब्यूल्स रीऑर्गेनाइज होंगे और ये इसके एक एक काइनेटोकोर से जुड़ जाएंगे एक पोल से, और इसके एक दूसरे छोर के काइनेटोकोर से यहाँ पर जुड़ जाएंगे ऐसे। ये एस्टरिस, तो इसको हम लोग बोलते हैं काइनेटोकोरिक माइक्रोट्यूब्यूल्स और काइनेटोकोरिक स्पिंडल फाइबर्स। काइनेटोकोरिक स्पिंडल फाइबर्स। अब यहाँ पर क्या होगा, ये तो हो गया हमारा मेटाफेज। मेटाफेज में जो आपके जो 46 क्रोमोसोम्स थे तो वो एक पार्टिकुलर इक्वेटर पे जाकर रीऑर्गेनाइज हो जाएंगे, और जो हमारे जो ऑपोजिट पोल्स के जो सेंट्रियोल्स हैं, जो स्पिंडल फाइबर्स है, वो उसके एक काइनेटोकोर से अटैच हो जाएंगे और दूसरे पोल से जो हमारे जो स्पिंडल फाइबर्स है वो दूसरे छोर से काइनेटोकोर से अटैच हो जाएंगे। अब एनाफेज में क्या होगा कि ये जो सेंट्रोमियर है ये स्प्लिट हो जाएगा। एंजाइमेटिक एक्टिविटी है, एंजाइम्स के थ्रू ये हमारा जो सेंट्रोमियर है वो स्प्लिट हो जाएगा। ये स्प्लिट होगा तो अब क्या हो जाएगा, 1 क्रोमेटिड बराबर 1 क्रोमोसोम्स होगा। 1 क्रोमेटिड बराबर 1 क्रोमोसोम्स मतलब कि अब क्रोमोसोम नंबर डबल हो जाएंगे, क्योंकि अभी 2 क्रोमेटिड्स बराबर 1 क्रोमोसोम है। अब ये स्प्लिट होने के बाद 2 क्रोमेटिड बराबर 1 क्रोमेटिड बराबर 1 क्रोमोसोम हो जाएंगे। इसका मतलब आवर क्रोमोसोम नंबर विल बी जस्ट डबल इन एनाफेज। अब हम एनाफेज देखते हैं। एनाफेज में क्या होगा कि जो हमारा जो ये स्प्लिट होगा तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनेगा। ये एक ही क्रोमेटिड है, क्योंकि ये यहाँ पर बने हुए हैं इधर से, इसलिए ऐसा लग रहा है। ये एक ही क्रोमेटिड है, जो हमने पहले डिस्कस किया था। ये एक क्रोमेटिड है, ये एक ही क्रोमेटिड है। ये इसका प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है सेंट्रोमियर, ये इसका प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है सेंट्रोमियर, और ये स्पिंडल फाइबर्स के थ्रू ऑपोजिट पोल से जुड़ा हुआ है। ये ऐसा, और ये है हमारा इंटरजोनल काइनेटिक फाइबर्स, मतलब कि ये दोनों के
ये जो क्रोमोसोम्स एक साथ थे, इन दोनों के काइनेटोकोर को जोड़ रहा है, तो इसमें क्या होगा, इसमें हमारा इलोंगेशन होगा, और ये जो था हमारा इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, इसमें इलोंगेशन होगा, तभी तो ये दोनों जो क्रोमेटिड्स बने वो ऑपोजिट पोल्स में जाना शुरू कर देंगे। तो ये हो गया हमारा एनाफेज। इसमें क्या होगा, क्रोमोसोम नंबर डबल्स, क्रोमोसोम नंबर डबल हो जाएंगे। यानी अगर हमारे में 46 क्रोमोसोम्स थे तो एट द एंड ऑफ एनाफेज द क्रोमोसोम्स नंबर विल बी 92। इसके बाद प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। टीलोफेज इज जस्ट इनवर्स ऑफ प्रोफेज। उसमें क्या होगा, टीलोफेज में जो हमारे जो सेल ऑर्गेनल्स थे वो रीअपियर होना शुरू कर देंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर होना शुरू कर देंगे। जो हमारा जो कंडेंसेशन एक्टिविटी हुआ था प्रोफेज में, अभी यहाँ पर डिकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाएगा। मतलब कि क्रोमोसोम्स जो थे हमारे फिर से थिन क्रोमेटिन मटेरियल बनना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जब सेल हमारा डिवाइड भी करता है तो न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स नहीं होता है, क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं। इसके बाद हमारा आता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस अलग अलग होता है, प्लांट में अलग होता है, एनिमल्स में अलग होता है। अब प्लांट में अगर हम बात करें, पहले हम लोग एनिमल्स की बात करते हैं। तो सेल तो हमारा एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, इसमें क्या बनेगा, कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बनता है चारों ओर से। स्फेरिकल स्ट्रक्चर है तो रिंग बनेगा और वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू करता है, कॉन्ट्रैक्ट होगा, सेंटर पे मीट करेगा और फिर दो सेल्स बन जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर तो हमारा 46 क्रोमोसोम्स पहुंच गया था, 46 क्रोमोसोम्स पहुंच गए थे। ऐसे मान लीजिए 46, अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो 46 क्रोमोसोम्स तो पहुंच गए थे एनाफेज में। यहाँ पर टीलोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर होना शुरू हो गया। और अब यहाँ पर क्या होगा कि एट द एंड ऑफ टीलोफेज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली रीअपियर हो जाएगा, सेल ऑर्गेनल्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, अब हम बात करते हैं साइटोकाइनेसिस इन एनिमल्स में। तो यहाँ पर क्या होगा, एक कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बनेगा और ये खींचना शुरू हो जाएगा चारों ओर से खींचना शुरू हो जाएगा और बीच में आकर ये मिल जाएंगे तो दो डॉटर सेल्स बन जाएंगे। इसमें भी 46 क्रोमोसोम्स आ जाएंगे, 46 क्रोमोसोम। दैट मींस क्रोमोसोम नंबर इज रिटेन्ड इन केस ऑफ माइटोसिस एंड क्रोमोसोम अमाउंट इज आल्सो रिटेन्ड। क्योंकि जीवन में अगर मान लीजिए 2 पिकोग्राम क्रोमोसोम अमाउंट से शुरू किए थे तो यहाँ पर तो हो गया 4 पिकोग्राम, यहाँ भी 4 पिकोग्राम, यहाँ पर भी 4 पिकोग्राम। अब जब साइटोकाइनेसिस हुआ तो पर सेल कितना गया, एक सेल में 2 पिकोग्राम और दूसरे सेल में 2 पिकोग्राम। तो यहाँ से शुरू किए थे, पर सेल में 2 पिकोग्राम से शुरू किए थे और 2 पिकोग्राम पे पहुंच गए। तो यानी क्रोमोसोम अमाउंट एज वेल एज क्रोमोसोम नंबर बोथ आर रिटेन्ड इन केस ऑफ माइटोसिस। लेकिन जब मियोसिस पढ़ेंगे तो मैं आपको एक बात बताऊंगा कि क्रोमोसोम अमाउंट एज वेल एज क्रोमोसोम नंबर बोथ इज रिड्यूस्ड एट द एंड ऑफ मियोसिस। अब प्लांट साइटोकाइनेसिस की अगर हम बात करें तो प्लांट में क्या होगा कि ये तो ऐसे ही रहेगा। अब प्लांट में क्या होगा कि यहां से सेंटर से ये हो गया हमारा सेंट्रीपिटल और प्लांट में क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल बनना शुरू होगा। प्लांट में सेल प्लेट बनना शुरू करता है और वो सेल प्लेट में कैल्शियम, पैक्टिन ये सब वगैरह सब आते हैं हमारा गोल्गी बॉडीज से। गोल्गी बॉडीज वेसिकल्स के रूप में उसको भेजता है और यहाँ पर सेल प्लेट धीरे धीरे सेल प्लेट बनेगा और वो धीरे धीरे सेल प्लेट, हमारा प्लेट कैसा बनेगा, 2D स्ट्रक्चर बनेगा, क्योंकि सेल तो हमारा 3D स्ट्रक्चर है। तो आप ऐसा इमेजिन मत करिए कि एक लाइन बनेगा, वो एक 2D स्ट्रक्चर बनेगा, ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, 2D स्ट्रक्चर बनेगा। और वो ये जो सेल प्लेट बना उसके लिए हमारे जो वेसिकल्स आते हैं वो गोल्गी कॉम्प्लेक्स आते हैं। यहाँ कैल्शियम पेक्टेट, मैग्नीशियम पेक्टेट ये सब मिलकर फिर ये लास्ट में जो बचेगा वो मिडिल लेमिला हमारा बन जाएगा। तो ये जो होगा हमारा सेंट्रीफ्यूगल होगा, सेंट्रीफ्यूगल, मिडिल लेमिला, मिडिल लेमिला। और जो हम इसके बाद जो हमारा जो एनिमल सेल में जो हमारा साइटोकाइनेसिस था कि 46 क्रोमोसोम्स यहाँ गए, 46 क्रोमोसोम्स यहाँ गए। अगर 2 पिकोग्राम से शुरू किए थे तो 2 पिकोग्राम पे ही हम 2 डॉटर सेल्स को मिलेंगे। तो ये हो गया हमारा बेसिक एलिमेंट्री आइडिया अबाउट माइटोसिस। मियोसिस नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। मैंने आपको बहुत डिटेल में नहीं बताया है, बेसिक आइडिया दिया है। आप बुक पढ़िएगा एक बार और मैंने आपको बेसिक आइडिया दिया है।
ठीक है, थैंक यू।